प्रश्नावली 5.3 का 15वां प्रश्न है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी किसी ठेकेदार ने ठेका लिया किसी काम को कराने का, और यदि उस ठेके का प्रावधान ये है कि अगर वो एक दिन विलंब कर देता है, जैसे अगर उसने कहा कि हम 14 तारीख को ये कार्य कंप्लीट करवा देंगे, अब अगर 14 के बजाय 15 हो गया तो फिर उसको 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर पता चला कि 16 तारीख हो गए और काम भी पूरा नहीं हुआ तो उसमें 50 और बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपये। फिर 17 हो गए अगर तो उसमें 50 और बढ़ जाएंगे, यानी 300 रुपये। इसी प्रकार से जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो जब समान रूप से 50 बढ़ रहा है तो एक एपी बन रही है, जाहिर सी बात है। और ठेकेदार ने कितने दिन का विलंब कर दिया है, तो 30 दिन का विलंब कर दिया है। तो 30 दिन में उसे कितना जुर्माना भरना पड़ेगा ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपये, फिर तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा 300 रुपये, क्योंकि 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से एक एपी बन गई, ठीक। और फिर इसमें जो दिया गया उसको लिख लीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान दिया गया है 200 लिख दीजिए इस एपी में। ए का मान है 200। डी का मान कितना है इसमें, डी का मान है 250 में से 200 घटाइए 50, डी का मान है 50। इसके अलावा कितने दिन का हमें ज्ञात करना है, 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करना है। अर्थात 30 दिन उसको लेट हुआ है तो 30 दिन का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो यन बराबर कितना है 30, तो लिख दीजिए 30। यानी इस प्रकार से 200, 250, 300 ऐसे 50 बढ़ते बढ़ते कितने पद हो जाएंगे, ये 30 पद हो जाएंगे 30 दिनों में। और कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा, तो इन 30 पदों का योग जो होगा उतना जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। पहले दिन का जुर्माना, फिर दूसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना, 30 दिन तक ये जितना बनेगा उसको जोड़ दिया जाएगा, उतना उनको भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है, यस एन ज्ञात करना है। इस एपी में यस एन ज्ञात करना है। यस एन बराबर वाट। अब यस एन का फार्मूला लिख दीजिए। यस एन बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। यस एन का मान कितना है 30, अर्थात 30 पदों का हमको मान ज्ञात करना है। तो n का मान 30 है, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 30 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए n/2 यानी कि 30/2। 30 को जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 15, तो 15 लिख दीजिए सीधे। यहाँ पर देखो लिखा है 2a, ए का मान जितना है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात ए का 2 गुना। ए का मान है 200, तो 200 का 2 गुना कितना हो जाएगा 400, तो 400 लिख दीजिए। प्लस n-1, n का मान कितना है, n का मान है 30 और 30 में से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा 29। डी का मान कितना है, डी का मान है 50, तो 50 लिख दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा यस 30 बराबर 15 और ब्रैकेट में हो जाएगा 400 प्लस 29 का गुणा होना है 50 से, तो 29 पंचे हो जाएगा 145 और एक शून्य लगा है, एक शून्य लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद। तो यस 30 बराबर हो जाएगा, यस 30 बराबर हो जाएगा 15 और इनको जोड़ दीजिए कितना है 400 प्लस 1450 तो कितना हो जाएगा 1850, तो लिख दीजिए 1850। अब 15 का 1850 से गुणा होना है तो यस 30 बराबर हो जाएगा 15 को गुणा कर लीजिए 185 में, फिर आगे शून्य बढ़ा दीजिएगा
तो 15 से गुणा करना शुरू कीजिए, तो 15 बचे 75 के 5, तो 5 लिख दीजिए, हासिल आई 7, 15 अट्ठे 120 और 7 कितना हो गया 127, 27 के 7, 127 के 7 हासिल आई 12, 15 एकम 15 और 15 12 27 और एक शून्य यहाँ पर छोड़ दिया था आपने, इसको लगा दीजिए। तो ये इतना जुर्माना उसको, उस ठेकेदार को भरना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 503 का 16वां प्रश्न। लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी किसी विद्यालय की बात की जा रही है, वहाँ पर जो भैया बहन पढ़ते हैं, वहाँ पर जिन्होंने अच्छा शैक्षिक प्रदर्शन किया है, अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, उनको पुरस्कार दिया जाना है। पुरस्कार टोटल 700 रुपये का दिया जाना है। अब किसके भाग्य में कितना है? 10 रुपये किसी में आता है, किसी में 20 रुपये आता है, किसी को 200 रुपये मिल जाते हैं, किसी को 400 मिल जाता है। कितना मिल जाता है वो उनके उस पर डिपेंड करता है। अब कितना मिला उन्हें ये हमें बताना है, ठीक। और ऐसे कितने भैया बहन हैं? 7 नकद पुरस्कार। केवल 7 भैया बहनों का मिला करके सिलेक्शन किया जाएगा जिनको 700 रुपये का पुरस्कार जो है वितरित किया जाना है। अब उन 7 में से किसको कितना मिलता है ये आपको बताना है, ठीक। इसमें देखो बताया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला पुरस्कार जिसको मिला वो कितने रुपए का उसको मिला, दूसरे नंबर पर जो था बालक उसको कितने रुपए का पुरस्कार मिला, जो तीसरे नंबर पर था उसको कितने रुपए का मिला, ये हमको ज्ञात करना है। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये तो बताया नहीं गया है कि पहले को इतना मिला या आखिरी को इतना मिला, तो उसके आधार पर हम लोग एपी बना लें। लेकिन हाँ ये बताया गया है, एक इसमें सूचना दी गई है कि पहले को जितना भी मिला होगा, दूसरे को जितना मिला है पहले वाले से 20 रुपया कम, ठीक। और फिर तीसरे को जितना मिला है दूसरे वाले से 20 रुपया कम, फिर चौथे वाले को जितना मिला है तीसरे वाले से 20 रुपया कम, ठीक। तो अगर हम इसमें मान लें कि पहला पद अर्थात पहले जिसको पहला पुरस्कार मिला है उसको A रुपये मिले हैं, कितने रुपए मिले हैं? A रुपये मिले हैं। तो जिसको दूसरा पुरस्कार मिला होगा उसको कितना मिला होगा? A-20, अर्थात A में से 20 रुपया कम। इनको अगर ये मिला तो इनको 20 रुपया कम मिल रहा है, बताया जा रहा है, तो इनको 20 रुपया कम मिला। अब तीसरे वाले को कितना मिला होगा? इससे भी 20 रुपया कम, यानी कि ये -20 और -20, इसमें से भी 20 रुपया कम। तो अब आपकी एक एपीए बन गई, ठीक। अब इस तरह से आपकी एक एपी बन गई। इसमें देखिए इसको थोड़ा सा हम और सरल करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा ये कामा ये -20, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ इसको देखो, इसको ये -20 और -20 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? -20 जुड़ करके हो जाएगा -40, तो ये हो जाएगा A-40। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अब इसमें देखिए पहला पद क्या है, यानी A का मान जो है वो कितना है? A का मान A ही है, लिख दीजिए। और D का मान इसमें कितना है? तो D का मान देखिए इसमें कितना है? A-20 में से A को घटा दीजिए। देखो A-20 में से A को घटा दीजिए, तो क्या है? देखो ये माइनस का ये है और ये प्लस का ये है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? -20। तो D का मान कितना है? -20। अब इसमें क्या है और इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कितने नकद पुरस्कार दिए गए हैं? 7 नकद पुरस्कार दिए गए हैं। यानी इस प्रकार से ये जो पुरस्कार की राशि है ये कितनी जगह बटी है? 7 जगह बटी हुई है। तो कुल पुरस्कारों की संख्या 7 है, अर्थात कितने पद बनेंगे? 7 ही तो बनेंगे। पदों की संख्या कितनी होगी? 7। तो यानी n बराबर 7, तो लिख दीजिए n बराबर 7। अच्छा, अब इसमें और क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है SN भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी पुरस्कार हैं यानी 7 पुरस्कार, उन 7 पुरस्कारों का योग आपको दिया गया है। कितने रुपए? 700 रुपये। 7 पुरस्कार कितने रुपए के हैं? 700 रुपये के हैं। तो यानी
पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, पहले को इतना मिला, दूसरे को इतना मिला, तीसरे को इतना मिला, सातों को मिला करके कितने का मिला? 700 रुपये का मिला। तो यानी यसेन इन सभी पदों का योग कितना है? 700। तो यसेन हो गया, यसेन बराबर 700। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अगर हम इसमें ये का मान निकाल ले जाएं तो पता चल जाए कि पहले को कितना मिला है, दूसरे को कितना मिला है, तीसरे को कितना मिला है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो इसमें किसका फार्मूला बन रहा है? ए का बन रहा है? नहीं बन रहा है। डी का नहीं बन रहा है। एन का नहीं बन रहा है। एस एन का बन रहा है। तो बन रहा है तो रख दीजिए मान। ये हो जाएगा एस एन बराबर, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है? 700। तो 700 लिख दीजिए बराबर एन का मान कितना है? एन का मान है 7, तो 7 लिख दीजिए, बटे में 2 है, बटे में 2 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट शुरू ए का 2 गुना, तो ए का मान तो ए ही है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 ए ही हो जाएगा, जो लिखा यही लिखा रहेगा। 2 ए प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है? 7, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 6। और डी का मान कितना है? डी का मान है -20, तो -20 से इसमें गुणा करना है, इसको लिख दीजिए बराबर ये हो जाएगा 700, 7 बटे 2, यहाँ पर 2 ये, और ये हो जाएगा देखो +6 का गुणा होना है -20 से, तो प्लस माइनस का गुणा हो क्या हो जाएगा? माइनस, और 20 छक्का 120, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए ये 7 बटे 2 है ना, इसका पक्षांतर कर लीजिए, तो ये इधर 7 बटे 2 है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे 2 बटे 7। देखो 2 भाग में है ना, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 बटे 7 हो जाएगा। तो 700 गुणे 2 बटे 7 ये हो जाएगा। इधर क्या बचा? इधर बचा 2 ये माइनस 120, सरल कर लीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितना हो गया? 100 बचा, 100 गुणे 2 कितना हो गया? 200, इधर हो गया 200। यहाँ पर देखिए -120 है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये +120 बराबर इधर क्या बचा? 2 ये, 200 में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320 बराबर 2 ये, तो 2 एकम 2 और 2 16 हम 32, और शून्य यहाँ है तो शून्य यहाँ उतार दीजिए, तो ए का मान कितना आ गया? 160, यानी ए बराबर 160। अर्थात पहला जो पुरस्कार जो पहले नंबर पर था विद्यार्थी, उसको जो मिला वो मिला 160 रुपये का पुरस्कार उसको, ठीक। तो दूसरे को कितना का मिला होगा? दूसरे को मिला होगा इसमें से 20 कम, तो 140 रुपये का, और फिर तीसरे को कितने का मिला होगा? इसमें से भी 20 कम, तो 120 रुपये का, चौथे को कितने का मिला होगा? 100 रुपये का, ऐसे ही करके, और सातों को मिला होगा। जितना मिला है सातों को आप सबको जोड़ देंगे तो पूरे का योग 700 आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें यही तो याद करना था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार, अच्छा, तो ये पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, चौथे का ये हो गया, प्रत्येक का पूछ रहा है ना, तो सातों का बता दीजिए। तो 1 2 3 4 हो गया, पाँचवें को मिला होगा इसमें से भी 20 कम 80, छठवें को इसमें से भी 20 कम 60, और सातवें को इसमें से भी 20 कम 40 रुपये का पुरस्कार। तो इस प्रकार से सातों लोगों को पुरस्कार मिले हैं। 17वां प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, जैसे ABC होता है ना प्रत्येक क्लास में, जहाँ संख्या ज़्यादा होती है जिस विद्यालय में, तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा
2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? यानी एक विद्यालय है, उस विद्यालय में 1 से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, जिनमें से प्रत्येक कक्षा के 3-3 सेक्शन हैं ABC। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में बच्चों ने सोचा है। तो ये निर्देश दिया गया कि जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने पेड़ में लगाएंगे। यानी कक्षा 1 में कोई बालक पढ़ रहा है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो 2 पेड़, कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो 3 पेड़, कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं तो 4 पेड़, 5 में पढ़ रहे हैं 5 पेड़। इसी तरह से कक्षा 12 में तो 12 पेड़, 10 में तो 10 पेड़, 8 में तो 8 पेड़। और प्रत्येक कक्षाओं की 3-3 अनुभाग हैं, यानी 3-3 सेक्शन हैं। तो देखो क्लास फर्स्ट जो है वो कितने पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। इसके कितने सेक्शन हैं क्लास फर्स्ट के? 3 सेक्शन हैं। तो अगर A ने लगाया 1 पेड़ लगाया B में, B वालों ने, और 1 पेड़ लगाया C वालों ने, तो कुल मिला के कक्षा 1 के द्वारा कितने पेड़ लगे? 3 पेड़। तो चाहे आप ऐसे लिखो गिन करके कि हाँ कक्षा 1 के द्वारा A ने लगाया 1 पेड़, A ने लगाया 1 पेड़, B ने लगाया 1 पेड़ और C ने लगाया 1 पेड़। तो कितने हो गए? 1 2 3 पेड़ लग गए ना। तो चाहे आप ऐसे लिखो, समझो, और चाहे यहाँ पर 1 को 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3-3 सेक्शन है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया कक्षा 1 ने जो पेड़ लगाए उसकी संख्या। अब कक्षा 2 ने कितने पेड़ लगाए? तो 2 वालों को लगाने थे 2-2 पेड़, तो 2 पेड़ लगाए एक सेक्शन ने, A वालों ने, और B वालों ने भी 2 लगाए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पेड़ लगाए A वालों ने, 2 लगाए B वालों ने और 2 लगाए C वालों ने। तो 2 इन्होंने लगाया, ये हो गया 2 इन्होंने लगाया, 2 इन्होंने लगाया, तो कितने हो गए? 2 3 6 पेड़ हो गए, नहीं हो गए? तो चाहे आप ऐसे लिख दो कि 6 पेड़, चाहे यहाँ पर 2 × 3 कर दो कि हाँ 2 पेड़ लगाना था, 3 सेक्शन है तो 2 × 3। कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2 × 3। अब इसी प्रकार से क्लास 3 वालों ने लगाया 3 पेड़, और कितने अनुभाग हैं? तो सभी में 3-3 अनुभाग हैं, यानी 3 का गुणा तो सब में होगा। तो इस प्रकार से पूरी एक आपकी AP बन गई। ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से जब आगे इसमें बढ़ते गए तो कक्षा 12 वालों ने कितने पेड़ लगाए होंगे? कक्षा 12 वालों ने कितने पेड़ लगाए? 12 × 3। क्यों? क्योंकि A वालों ने 12 लगाए, B वालों ने 12 लगाए, C वालों ने 12 लगाए, तो कितने हो गए? 12 3 36 पेड़ हो गए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, डाट 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 डाट, और यहाँ पर 12 3 36। ये आपकी एक AP बन गई। अब कुल पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले देखो इसमें जो दिया गया इसको नोट कर लो। A का मान कितना है? 3, पहला पद, A मतलब पहला पद, पहले पद का मान 3। D का मान कितना है इसमें? तो D का मान है 6 में से 3 घटा 3। और कुल मिला के कितने पद हैं? तो कुल मिला के 12 पद हैं, क्योंकि कक्षा 12 तक की कक्षाएं हैं। जब आप ऐसे लिखते जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और कहाँ तक है? देखो 12 तक है, तो 12 पद हो जाएंगे। यानी कि पदों की संख्या n बराबर 12। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? ये SN ज्ञात करना है, अर्थात इन सभी पदों का आपको योग ज्ञात करना है। सभी पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, बस पता चल जाएगा कि कुल मिला के कितने पेड़ लगाए गए। तो इसमें ज्ञात करना है SN बराबर वाट। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? SN बराबर, ध्यान दीजिए, जब अंतिम पद दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो। अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए इसको भी, अंतिम पद का मान कितना है? देखो 36 है। तो अंतिम पद को चाहे AN से आप रिप्रेजेंट कर दो, चाहे L से रिप्रेजेंट कर दो। चलो यहाँ पर हमने L ही लिख दिया। L बराबर कितना है? 36 है। तो SN का जब कहीं पर L या AN दिया गया हो तो SN का छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाता है कि n/2 ब्रैकेट में A + L
या ए प्लस ए एन, बात एक ही है। यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद और एन बटे 2 से गुणा कर देते हैं इस तरह से जोड़ने के बाद। तो यस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान कितना है 12, 12 बटे 2, तो 12 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6। चलो मान रख देते हैं इस बार इसमें 12 बटे, एन का मान है 12 और बटे में 2 था, बटे में 2 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर ए का मान है 3 प्लस यल का मान कितना है 36, तो 36 लिख दिया। सरल कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा एस एन बराबर 2 एकम 2, 2 छक 12, तो ये हो गया 6 और यहाँ पर ब्रैकेट में 3 प्लस 6, तो 36 3 हो जाएगा 39। अब क्या होना है एस एन बराबर हो जाएगा इसमें, यानी सभी पदों का योग हो जाएगा। एन का मान कितना है, एन का मान 12 है, तो आप यहाँ पर एन की जगह पर 12 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसमें 12 पद हैं तो 12 पदों का योग, यहाँ जहाँ पर एन लिखा वहाँ पर आप चाहो तो 12 लिख दो, नहीं लिखते हो तो एस एन भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो उन सभी पदों का योग ही ना जितने पद हैं। तो यस 12 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, इन 12 पदों का योग हो जाएगा 6 गुणे 39, तो कितना हो जाएगा 6 9 54 के 4, हासिल लाइन 5, 6 तियाँ 18 और 5 23, तो कुल मिला के कितने पेड़ लगाए गए 234। 18वां प्रश्न है, लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए को केंद्र मान करके बी से एक यहाँ से अर्धवृत्त बनाया गया, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है एक अर्धवृत्त है, ठीक, और इसका नाम क्या दे दिया गया है L1। फिर ये जब और आगे बढ़ा सर्पिल बनाने के लिए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर ये अर्धवृत्त ही रह गया, तो इसका मान क्या दे दिया गया L2, ठीक। फिर और ऊपर बढ़ा यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त बना, तो इसका नाम है L3। ये जब यहाँ से नीचे आया यहाँ तक तो एक फिर से अर्धवृत्त बन गया, यहाँ से देखिए इस रेखा से इस रेखा तक, तो इसका नाम रखा गया L4। और ये इसकी त्रिज्याएं कितनी हैं, तो जो अंदर वाला है ये जो है अर्धवृत्त इसकी त्रिज्या है 0.5, 0.5 और इसके बाद में ये जो बना अर्धवृत्त ये वाला यहाँ से इसकी कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है 1.0, 1.0 यहीं पर लिख देते हैं 1.0। और फिर ये ऊपर वाला जो यहाँ पर घूम करके अर्धवृत्त बना इसकी कितनी है 1.5 और इसकी त्रिज्या कितनी है 2.0, यानी कि L1 की त्रिज्या कितनी है 0.5 और L2 की कितनी है 1, L3 की कितनी है 1.5, L4 की कितनी है 2.0। तो इस प्रकार से जितनी बार ये घूम रहा है सर्पिल, जितनी बार अर्धवृत्त बन रहा है उतनी बार हर बार त्रिज्या जो है वो आधा सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो अब आपको बताना ये है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक यदि ऐसे बनाते जाएं तो अभी तो कितने बने अर्धवृत्त, अभी तो 1 बना, फिर यहाँ से 2 बना, फिर यहाँ से 3 बना, फिर यहाँ से 4 बना, ऐसे ऐसे घूम घूम कर जब 13 अर्धवृत्त बन जाएंगे तो उन 13 अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होगी कुल मिलाकर के। तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ये क्या है, ये अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त में जो ये किनारे पर ये होती है, देखिए ये है वृत्त आपका, वृत्त में ये क्या है ये परिधि है, ठीक, इसको परिधि कहते हैं, आयत या वर्ग में इसी को परिमाप कहते हैं। यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक जो आप दूरी तय करेंगे वो क्या है इसकी परिधि कहलाती है वृत्त में, यही आयत और उसमें वर्ग में परिमाप कहलाती है। या इसको आप चाप की लंबाई भी कह सकते हैं, भाई चाप की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो अगर कोई यहाँ से चलना शुरू करे और यहाँ से घूमते हुए ऐसे 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 फिर यहाँ तक पहुँच जाए, जितनी दूरी तय करेगा उतनी इसकी लंबाई हो जाएगी। इसको यदि यहाँ से ऐसे खोल दिया जाए,
इधर ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे खोल दिया जाए तो ऐसे कुछ लंबा लंबा ऐसे दिखने लगेगा ये ना। इस वृत्त को खोल दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो आप आराम से ज्ञात ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो वृत्त की जो परिधि होती है, यानी जो ये परिधि होती है पूरी यहाँ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी तय की जाती है, फिर ये कितनी होती है? ये होती है 2πr। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। और अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? ये यहाँ पर पूरा वृत्त तो बन नहीं रहा है, यहाँ पर बन रहा है अर्धवृत्त, क्योंकि देखिए पूरा वृत्त तो तब बनता है ना जब यहाँ से आया था और फिर यहाँ यहीं मिल जाता, तब तो संपूर्ण वृत्त बन जाता। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर नहीं मिला, ये और आगे मिल गया यहाँ पर, तो फिर से एक अर्धवृत्त बन गया। तो यहाँ पर तो अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे ना, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? जो वृत्त की परिधि है 2πr, उसका आप आधा कर दीजिए। आधा करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? πr। यानी अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? πr। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई? πr। अब चूंकि इसमें इस प्रकार से इसकी भी πr ही है, अर्धवृत्त की परिधि है, फिर ये भी πr ही है, ये भी अर्धवृत्त की परिधि है, ये भी πr ही है, तो कई बार आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए क्या करेंगे? उसका नाम दे देंगे, इसको r1 नाम दे दीजिए और इसको दे दीजिए, इसको πr2, r2, और ये क्या हो जाएगा? इसकी हो जाएगी πr3, इसकी लंबाई, और फिर यहाँ से इसकी जो लंबाई है क्या हो जाएगी? πr4, πr4। अब इसी तरह से ऐसे बढ़ते घूमता जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा? πr13। यानी 13 अर्धवृत्तों का तो हमें बताना है कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इस प्रकार से यदि देखें तो एक एपी बन रही है। क्या एपी बन रही है? एपी ये बन रही है कि पहले की, देखिए पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है या उसकी मतलब परिधि है वो कितनी है? πr1 है। πr1। दूसरे की πr2 और तीसरे की πr3। इसी प्रकार से ऐसे बढ़ते 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 πr13 तक जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक एपी बन गई, नहीं बन गई? यहाँ से देखिए एक एपी बन गई। अब इस एपी में आप देखिए पहला पद क्या है? तो पहला पद है πr1, ए बराबर है πr1। डी का मान इसमें कितना है? डी का मान है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी कि πr2 में से πr1 को घटा दीजिए, πr1 को घटा दीजिए। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिज्या कितनी दी गई थी? त्रिज्या दी गई थी पहले अर्धवृत्त की 0.5, दूसरे की 1.0, यानी जैसे जैसे सर्पिल बढ़ रहा है तो त्रिज्या आधा सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है वो r का मान कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 ही तो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप लिख दीजिए, इसके बाद में a और d निकालिए। या यहीं पर सीधे से निकालिए, अभी मान आप बाद में रख दीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए। ये हो जाएगा पाई और r1 के बीच में गुणा ही तो है, कितना है? इसका मान है r1 का मान है 0.5, या चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे 0.5 को आगे कर दें इधर से 0.5 पाई, और फिर कामा 1.0 पाई r2 का मान, तीसरे का मान 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। इस एपी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जो मान दिया का वही आपने रख दिया है। अब इसमें देखिए ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, अगर नीचे वाले को देखिए तो ये हो गया
ए बराबर इसमें कितना है 0.5 पाई। डी का मान कितना है, तो डी का मान हो जाएगा 1.0 यानी कि 1.0 का मतलब क्या, एक पाई में से आप आधा पाई को घटा दीजिए। 1.0 पाई में से आप 0.5 पाई को घटा दीजिए तो कितना आएगा, एक में से आधा घट जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, यानी कि 0.5 और पाई इसके साथ गुणांक लगा है ना, तो गुणांक लगा दीजिए। अब यहाँ ये मत कर दीजिएगा कि हाँ एक में से आधा घटाया तो आधा बचा, पाई में से पाई घट गया कुछ नहीं बचा, यानी कि आधा केवल ऐसे लिख दो, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है पाई, तो पाई हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अंदर बचा 1.0 यानी कि एक में से जब आप घटाएंगे 0.5 को तो क्या बचेगा, ये पाई और ब्रैकेट के अंदर 1 में से 0.5 घटा यानी कि 0.5 आधा, तो कितना हो गया, चाहे पाई गुणे 0.5 लिखो चाहे लिख दो कि 0.5 गुणे पाई, बात तो एक ही है ना। तो डी का मान कितना हो जाएगा 0.5 पाई। अब देखिए और क्या इसमें दिया गया है, तो इसमें दिया गया है यन क्यों दिया गया है, क्योंकि बताया गया है कि इसी प्रकार से 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं जिनकी आपको लंबाई बतानी है, जिनके परिधियों की जोड़ेंगे तो इस सर्पिल की पूरी लंबाई पता चल जाएगी आपको। तो यन बराबर है कितना 13। अब ज्ञात क्या करना है हमें इसमें, तो ज्ञात करना है हमको इसमें यस्यन, यानी इन सभी अर्धवृत्त की जो परिधियां हैं इनका योग, तो लिख देंगे यस्यन बराबर वाट। अब यस्यन बराबर वाट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से लिखते जाएंगे तो ये आधा आधा बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपी यहाँ तक आपने लिखा, 3 पद लिख दिए बस, डी का मान निकल आया आराम से। अब यस्यन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ए एन और यल तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यस्यन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 ये प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यस्यन बराबर जन का मान कितना है 13, तो लिख दीजिए 13/2 ब्रैकेट में 2 ये ए का मान कितना है आधा पाई, ए का मान कितना है आधा पाई, तो आधा को जब 1 से गुणा करेंगे वो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पाई, लिख दीजिए। अच्छा अभी मान रख दिए 2 और ए का मान है 0.5 पाई प्लस n-1, n का मान कितना है 13 -1, तो -1 लिख दीजिए। डी का मान कितना है 0.5 पाई, तो लिख दीजिए 0.5 पाई। ये डी का मान हो गया, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब इसको सरल कर लीजिए, क्या हो जाएगा यस्यन बराबर 13/2, ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे जब हम 0.5 से तो कितना हो जाएगा, दशमलव और 0 को भी आप इग्नोर कर दो, सीधे सीधे यदि आपको गुणा करना नहीं आता है तो इसको इग्नोर कर दो, दशमलव लगा ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, और 10 में देखिए यहाँ पर एक जो इसका गुणांक है इन दोनों में जिसमें आपने गुणा किया है तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो 10 में 1 अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो 10 में देखिए 10 हो गया, इसमें 1 अंक के पहले दशमलव लगाओ कितना आ जाएगा 1.0, और 1.0 दशमलव के बाद ये 0 है तो उसको चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर होती है। तो ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, और ये साथ में क्या था पाई भी था ना गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 पाई। अब 1 पाई को चाहे आप 1 पाई लिखो और चाहे पाई गुणे 1 होगा, यानी पाई का गुणा जब 1 से हो तो कितना आएगा पाई ही, क्योंकि किसी का भी गुणा 1 से होता है तो कितना रह जाता है वो उतना ही रह जाता है जितना होता है, तो यहाँ पर 1 लिख भी सकते हो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो प्लस 13 में से 1 घटा 12, और ये 0.5 पाई है ना, तो 0.5 पाई इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn बराबर 13/2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में पाई प्लस 12 का गुणा करना है हमको 0.5 से, सीधे सीधे देखो 0.5 का मतलब क्या आधा,
तो 12 को जब आधा से गुणा करेंगे तो 12 आधा हो जाएगा, तो 12 आधे 6, सीधे से लिख सकते हैं कि 6 पाई। अब यदि आप इस तरह से गुणा करना नहीं जानते हैं तो देखो 0.5 गुणे 12 आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दो, दशमलव है ही नहीं, 12 पंचे 60 आपने लिख दिया। अब इसके बाद में देखो क्या, यहाँ पर जो ऊपर आप देखिए तो ऊपर जो संख्या लिखी है इसमें दशमलव 1 अंक के पहले लगा हुआ है, 5 के 2 पहले लगा ना, तो यहाँ पर भी आप 1 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। तो 0 के पहले दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.0। अब 6.0 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हो मतलब होता नहीं है। तो इसको हम क्या लिखते हैं 6, और फिर पाई लगा ना साथ में, पाई के साथ तो गुणा होगा। अभी हमने क्या किया, 12 का जो 5 से गुणा किया, और फिर जो आया उसका पाई से भी तो गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 6 पाई। तो लिख दीजिए 6 पाई, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हो जाएगा SN बराबर 13/2, और देखिए 1 पाई और प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। तो लिख दीजिए 7 पाई। अब ये क्या हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा SN बराबर 13/2, और यहाँ पर देखिए लिखा है 7 पाई, यानी कि 7 गुणे पाई, और पाई का मान कितना बताया गया है 22/7। तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 7 पाई है तो 7 गुणे 22/7, ये हमने पाई का मान रख दिया। अब हो गया SN बराबर 13/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 22। यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, 2 गिरे हम 22, कितना बचा 13 गुणे 11, ये तो बटे 1 आ गया ना, बटे में 1 है तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा SN बराबर 13 गुणे 11, तो 13 1 कम 13 के 3, हासिल आई 1, और 13 1 कम 13 और 1 14। तो इस प्रकार से जो सर्पिल बनेगा उसकी कुल लंबाई जो होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मात्रक लगा देंगे क्योंकि त्रिज्याओं की जो इकाई है वो दी गई है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 19वां प्रश्न है, लिखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। चित्र किताब में देख सकते हैं 5.5 पर जो बना हुआ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली पंक्ति है जो सबसे नीचे लगाई गई है लट्ठों की, वो है उसमें कितने लट्ठे हैं 20 लट्ठे रखे गए हैं, तो लिख दीजिए 20। फिर उसके ऊपर जो लट्ठे रखे गए हैं, लाइन बनाई गई है, उसमें कितने हैं 19 लट्ठे, तो लिख दिए 19। यानी कि एक एक कम होता जा रहा है ना, पहले में 20, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, 18 लट्ठे। इसी प्रकार से एक एपी बन गई। अब इसमें आपको ये बताना है कि कुल लट्ठों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 200 है। अब उन 200 लट्ठों को यदि रखा जाए इस प्रकार से ढेर में, जैसे लट्ठे की बात करें, बोरी की बात करें, कभी जब आप देखिए बोरी को रखा जाता है ऊपर नीचे अनाज भर करके, तो अगर एक बोरी यहाँ आ गई, दूसरी बोरी आपने यहाँ से लेकर के इससे सटा करके यहाँ रख दिया, तो थोड़ा सा उसमें स्पेस आ जाता है ना। फिर ऐसे 3 बोरी यहाँ ये हो गई, चौथी बोरी यहाँ रख दिया आपने, 5वीं बोरी आपने यहाँ पर रख दिया। तो जब इसके ऊपर रखते हैं बोरियाँ, तो अगर इसी के बराबर रख देते हैं, इसी के ऊपर जस्ट रख देते हैं बोरी, तो गिरने लगती है इधर उधर, चाहे बोरी हो चाहे लट्ठा हो चाहे जो। तब क्या करते हैं, जहाँ इन दोनों का जोड़ होता है वहाँ पर रखते हैं बोरी को, यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी रखते हैं जोड़ पर, ऐसे यहाँ पर भी रखते हैं जोड़ पर, ऐसे यहाँ पर भी रखते हैं जोड़ पर। तो देखो 1 2 3 4, नीचे कितने थे 4 1 5, ऊपर कितने हो गए 1 2 3 4, 1 कम हो गया। इसी प्रकार से फिर उसके ऊपर रखते हैं बोरी, तो यहाँ से रखते हैं 1 इसके जोड़ पर, 2 3, अब देखो इस पर 3 ही आया, ऐसे ही घटता जाएगा। ये देखो यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर रख दिया, फिर देखो यहाँ पर एक ही जोड़ है तो यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से रखा जाएगा। ऐसे चाहे बोरी हो चाहे लट्ठे हो, ढेर जब लगाया जाता है उसका ऊपर नीचे तो इसी प्रकार लगाया जाता है। अगर जस्ट उसके ऊपर रख देंगे तो बोरी साइड वाली जो सरकने लगती है, और पता साइड वाली सरक गई तो बीच की तो सब गिर जाएंगी ना। तो
तो इसलिए ऐसे रखा जाता है। अब लट्ठे भी इसी प्रकार से रखे हैं, नीचे रखे गए हैं कितने लट्ठे, 20 लट्ठे। अब उसके ऊपर देखो इसी प्रकार से एक लट्ठा कम हो जाएगा तो 19 लट्ठे, इसके ऊपर 18 लट्ठे, इसके ऊपर 17, फिर 16, फिर ऐसे कर करके ऊपर घटता जाएगा और लास्ट में कितने लट्ठे हैं ये आपको बताना है। और कुल मिला के देखो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई। तो देखो पांच पंक्तियों में ये इतनी बोरियां रखी गई। तो इसी प्रकार से 200 लट्ठे जो हैं वो कुल मिला के कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, ठीक है, ये हमको बताना है। तो बहुत सिंपल, हमने लिख दिया सबसे नीचे वाले में 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 दिया ही गया था। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें पहला पद क्या है, पहला पद है ये बराबर 20, डी का मान कितना है, डी का मान है 19 में से 20 घटाइए तो -1। और इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें आपको यसन दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर कितने लट्ठे हैं ये आपको बता दिया गया है ना, अर्थात इन कुल पदों का योग कितना है ये आपको बता दिया गया है। तो यसन बराबर है 200। आपको बताना क्या है, बताना क्या है, उसमें यन ज्ञात करना है इस एपी में कि कितनी लाइनें बनेंगी उन लट्ठों की। तो यन ज्ञात करना है और अंतिम लाइन जो होगी सबसे ऊपर वाली उसमें कितने लट्ठे होंगे ये आपको बताना है, ठीक। तो चलिए ज्ञात करना शुरू करते हैं। ए का कोई फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, डी का नहीं बन रहा है, एसएन का बन रहा है। तो लिख देंगे क्या हो जाएगा एसएन का फार्मूला, एसएन बराबर n बटे 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एसएन का मान कितना दिया गया है 200, तो यहाँ 200 लिख दीजिए इसके नीचे, बराबर इतना जो वैल्यू है यहाँ पर मान रख दीजिए। n का मान कितना है ज्ञात ही करना है, तो n बटे 2 हो गया। ब्रैकेट के भीतर a का 2 गुना, a का मान कितना है 20, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा 40, प्लस n-1, n का मान कितना है ज्ञात ही करना है, तो लिख दीजिए n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है -1, तो -1 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसको सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बराबर n बटे 2, ब्रैकेट के भीतर ये हो जाएगा 40 और प्लस यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट हम खोल सकते हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं खोलने में, जैसे प्लस लगा इसके पहले तो आप चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, n-1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करना है -1 से n-1 में गुणा करना है, तो पहले गुणा कर लीजिए तब खोलिए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा देखो ये क्या है, ये प्लस n है, ये प्लस n है ना, तो माइनस से गुणा 1 का गुणा जब प्लस n के साथ होगा तो हो जाएगा -n। और फिर देखो ये क्या है -1 और -1, इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 गुणा 1 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 200 बराबर n बटे 2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 40 प्लस माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस, 40 है ना, हाँ, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो गया -n और +1, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के भीतर 40 प्लस का है ना, ये क्या है प्लस का 1 है, तो 40 1 41 माइनस n, तो लिख दीजिए -n। अब क्या करना है, अब ये जो 2 है ध्यान दीजिए, ये जो आपका 2 है यहाँ पर देखिए क्या है, ये भाग में है यानी कि नीचे है बटे में, तो जब इधर आएगा इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा, यानी 200 गुणे 2 हो जाएगा। 200 गुणे 2 बराबर इधर बच्चा n और ब्रैकेट में 41 माइनस n। इसको और सरल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 दूना 400 बराबर इधर क्या हो जाएगा n का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा n गुणे 41 तो हो जाएगा 41 n, और फिर है n का गुणा करेंगे -n से तो क्या हो जाएगा -n स्क्वायर
चलिए अब इस पक्ष को इधर लिख लीजिए, इस पक्ष को इधर लिख दीजिए और इसको मानक रूप में लिख दीजिए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, चलो पहले इधर घुमाते हैं, 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा, इनमें देखो माइनस n स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसको आगे ले आओ, ये हो गया माइनस n स्क्वायर, ये प्लस का 41n है ना, इसको इधर लिख दो, प्लस 41n, द्विघात समीकरण के मानक रूप में इसको लिख दो। फिर इधर देखो क्या है, प्लस का 400 है ना, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 400, माइनस का 400 बराबर, इधर क्या बचा 0। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण, ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर आप चाहे इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, चाहे द्विघाती सूत्र विधि से, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर मैं -1 कामन ले लूँ, -1 कामन ले लूँ तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा -41n, -1 से जब मैंने इसमें भाग दिया तो माइनस कट गया, 1 से भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो n स्क्वायर हो गया। -1 से जब हमने इसमें भाग दिया तो क्या हो गया, माइनस और 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रहेगा, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हर तो माइनस हो गया ना, तो फिर हर माइनस है तो फिर संख्या ऋणात्मक हो गई, हर चाहे माइनस हो चाहे अंश माइनस हो, संख्या ऋणात्मक हो ही जाती है। माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 400 और ब्रैकेट बंद बराबर 0। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर जब कोई ऐसी संख्या आती है कि जो ऋणात्मक होती है या माइनस का चिन्ह केवल लगा होता है, वहाँ पर एक छिपा रहता है, तो क्या होता है, जब ब्रैकेट खुलता है या लगाया जाता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसमें देखो कहीं माइनस, यहाँ पर n का गुणांक क्या था, -1 ही तो है, तो जब -1 को मैंने बाहर लिख दिया तो अंदर, और फिर ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हैं, बदल जाएंगे। तो देखो वैसे सभी चिन्ह बदल गए हैं। अब जब ये खुलेगा, अगर इसी तरह से लिखा है, ब्रैकेट खोल दीजिए, तब क्या होगा, तब फिर 1 से गुणा होगा और अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो फिर आपको यही मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें, अब देखो -1 इधर है और इसके बीच में गुणा होना है, तो -1 का जब पक्षांतर होगा तो इधर जाएगा 0 के बटे में, तो 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बटे -1, और 0 को चाहे जैसे गुणा करो या भाग करो, चाहे धनात्मक संख्या से चाहे ऋणात्मक संख्या से, उत्तर क्या प्राप्त होगा, 0 ही। तो हम इसको लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब इसको सरल कर लीजिए, 400 का गुणांक कीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है इसका गुणांक, तो 400 गुणा 1 से होगा कितना आएगा, 400 ही। अब इस 400 को इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा करने पर तो 400 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, 41, प्लस माइनस भी बाद में सेट कर लीजिएगा। क्या हो सकता है, तो इसका फैक्टर याद कर लो, 400 में देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो ये कट गया ना, 1 आ गया, 5 कम 5। आप देखो इसमें पेड़ बनाओ, इस तरह से जोड़े बनाओ कि उनका गुणा करने पर तो जाहिर सी बात है, जब इसी के गुणनखंड हमने किए हैं तो जाहिर सी बात है गुणा करने पर तो 400 आएगा ही, लेकिन हाँ जोड़ने घटाने पर हमको 41n भी प्राप्त हो जाए तो क्या हो सकता है, यदि आप कर दें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ पर 5 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 25 10 35 और 6 41 मिल जाएगा ना आपको। ठीक, अब क्या करना है, संख्याएं तो आपने पता कर ली, और चूंकि 400 के 2 गुणनखंड हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको गुणा करने पर 400 तो मिल ही जाएगा। अब आपको चिन्ह सेट करना है, चिन्ह कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ पर आना चाहिए -41n, तो -41n कब आएगा, जब दोनों संख्याएँ ऋणात्मक होंगी, और यहाँ पर या तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी तो फिर उनका योग करने पर 41n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 25 16 जुड़ ही तो रहे हैं, तो जुड़ने पर ये कब आएगा 41, जब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखो
-16 और -25 कितना हो जाएगा, -41, और -16 और -25 का गुणा होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कट गया ये, और 16 25 का गुणा हुआ कितना आएगा 400 प्लस का, ये तो प्लस का 400 आना चाहिए ना, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये प्लस का आना चाहिए 400, तो ये भी मिल रहा है, तो फिर बैठ रहा है ना। और यहाँ पर क्या लगा है गुणांक, साथ में चर यन लगा है ना, तो यन इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, क्योंकि रियल में क्या है 400 का गुणा होता है तो यन स्क्वायर से 400 यन स्क्वायर आना चाहिए, ये यन स्क्वायर। तो 400 यन स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ पर भी इसमें भी यन लगा होगा, इसमें भी यन लगा होगा, तो यन का गुणा होगा तो यन स्क्वायर हो जाएगा, इसका से गुणा होगा तो 400 हो जाएगा। बस आपको इसके फैक्टर पता चल गए, तोड़ दीजिए इसको। यन स्क्वायर -16 यन -25 यन प्लस 400 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों पदों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है n कॉमन, तो n कॉमन ले लीजिए, बचा क्या अंदर बचा n, और ये माइनस यहाँ पर क्या बचा 16। फिर देखो इसी प्रकार से इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों पदों में कॉमन दिख रहा है 25 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें आराम से, तो कॉमन ले लीजिए, चिन्ह जो यहाँ पर लगा हो वही लगा दिया करो, -25 हो गया, तो अंदर क्या बचेगा -25 तो निकल ही गया, यहाँ पर बचा n, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि आपने जो कॉमन लिया है वो कैसी संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 25 गुणे 16 तो हो जाएगा 400। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब -25 आपने कॉमन ले लिया तो 400 को जब आप -25 से भाग देंगे, 400 को आपने -25 से भाग दिया तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 16 हम 400, और बटे में क्या, यहाँ पर क्या है 25 से कम तो हुआ था -1, तो 16 बटे -1 तो क्या हो जाएगा -16 ही तो होगा, क्योंकि चाहे हर में हो माइनस, चाहे अंश में हो, चाहे सामने लगा हो, उसका मतलब क्या है एक ही, ऊपर से नीचे ला सकते हो, नीचे से ऊपर ले सकते हो, सामने लगा सकते हो। तो ये हो गया, या आप ऐसे ले लीजिए कि -25 आपने कॉमन लिया तो यहाँ से ब्रैकेट लगना शुरू हो जाएगा, कॉमन आपने लिया है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है n-16, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है n-16, तो n-16 लिख दीजिए, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा n, यहाँ पर क्या बचा -25, तो -25 लिख दीजिए बराबर 0, ये क्या है बराबर 0। अब या तो ये होगा या ये होगा, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इतना बराबर 0 यानी n-16 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, n-16 बराबर है यदि 0 तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 0 और ये -16 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +16, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ गया 0 + 16 तो हो गया 16। ठीक, अब देखो अगर n-25 बराबर 0, n-25 बराबर 0, n-25 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 0 -25 का हो जाएगा +25, तो n बराबर हो जाएगा 0 25 25, तो यानी n का मान या तो 16 होगा या फिर 25 होगा। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं कि n का मान 16 होगा कि 25 होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पर तो दोनों निकल के आए हैं ना, दोनों धनात्मक हैं, n का मान 16 भी आ गया है और n का मान 25 भी आ गया है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है उसमें, पहली बात तो ये बताना है कि हाँ कितनी लाइनें बनेंगी उसमें, तो ये या तो 16 बनेंगी या फिर 25 बनेंगी, और इसके बाद में क्या है कि उस लाइन में जो अंतिम लाइन बनेगी उसमें कुल मिलाकर कितने लट्ठे रखे जाएंगे। ठीक, तो अगर 16 लाइन बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 लाइन बनेगी, तो इस प्रकार से जब आप लिखते जाएंगे तो वो कितने नंबर पर आएगा, 16वें पद पर आएगा। भाई पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये हो गया, और 16 लाइन अगर बन रही है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 16वां पद हो जाएगा ना, ये 16
तो A16 अगर हम लिखते हैं A16, तो A16 में हमें ये ज्ञात करना है कि कुल मिला के कितने लट्ठे होंगे। तो A16 बराबर कितना होता है, A प्लस 15D। तो ये बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान है 20, तो 20 रख दीजिए, और प्लस 15D, तो 15, और D का मान कितना है -1, तो -1 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 20, और प्लस 15 का गुणा जो हुआ -1 से, तो कितना हो गया -15। ठीक, या सीधे सीधे यहीं पर गुणा कर दो, आगे बढ़ाने से स्टेप क्या मतलब है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस 15 का गुणा होना है -1 से, तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया माइनस, और फिर 15 एकम 15, तो 20 में से 15 घटा तो कितना बचा 5। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि n का मान यदि 16 है तो फिर कुल मिलाकर के 16 लाइनें बनेंगी उसकी लट्ठों की, और जो सबसे ऊपर लाइन होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, राइट। अगर इसको देखें, इधर वाले को चेक करें कि हाँ 25 लाइनें बनेंगी, तो अगर 25 लाइनें बनेंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A25। ऊपर जो सबसे लाइन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, A25 लिखेंगे। ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो जो 25वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं। तो ये 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 24D, A प्लस 24D, तो बराबर A का मान कितना है 20, तो लिख दिया 20 प्लस 24, और D का मान कितना है -1, तो -1 लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा बराबर 20 प्लस 24 का गुणा होना है -1 से, तो प्लस माइनस का गुणा हो माइनस हो गया, और फिर 24 गुण 1 कम 24, तो भैया 20 में से जब आप 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4। तो क्या -4 संभव है, यानी ऊपर वाली लाइन में -4 लट्ठे हैं। अरे भैया 1 लट्ठा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -4 लट्ठा तो ऊपर की लाइन में होगा नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो n बराबर 25 आया है, इसके नीचे हम लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। संभव क्या है, संभव ये है कि हाँ कुल मिलाकर के 16 लाइनों में उन 200 लट्ठों को रखा जा सकता है, और सबसे ऊपर जो लाइन होगी उसमें कुल मिलाकर कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 20वां प्रश्न है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। पहला आलू यहाँ पर रखा गया है और इससे बाल्टी की दूरी है 5 मीटर। इसके बाद में बताया जा रहा है कि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है, यानी दूसरे आलू को यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 मीटर है। फिर अगले आलू को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, ऐसे ऐसे रखा गया है आगे। और इस रेखा पर कुल मिलाकर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, जो कि परस्पर ऐसे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, बहुत सिंपल। देखो कोई भी एक प्रतियोगी छात्र जो यहाँ से दौड़ेगा यहाँ तक पहले आलू को उठाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक उसने दौड़ लगाई, यहाँ पर उसको पहला आलू मिल गया, उसने आलू उठाया और फिर वापस दौड़ा बाल्टी में डालने के लिए, तो 5 वो गया 5 आया, तो कुल मिलाकर उसने कितनी दूरी तय की 10 मीटर, 10 मीटर। इसके बाद में फिर यहाँ से वो दौड़ा दूसरे आलू को उठाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो कितना गया 5 गया 3 गया 8 मीटर गया, और फिर 8 मीटर दौड़ करके आया इसमें डालने के लिए, तो कुल कितना उसने दौड़ लगाई 16 मीटर, तो लिख दीजिए 16। फिर देखो इसी प्रकार से जब वो तीसरे आलू को उठाने जाएगा तो कितना तय करेगा दूरी 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, नहीं 5 3 8 3 11 मीटर, और फिर लौट कर इतना ही तो आएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 22, तो लिख दीजिए 22 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से एक एपी बन गई। अब देखिए इसमें पहला पद क्या है, ए बराबर है 10, डी का मान कितना है 16 में से 10 घटा तो
6। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ऐसे उसे कुल कितने आलू उठाने हैं, ऐसे दौड़ लगा के 10 आलू उठाने हैं। तो 10 बार वो वहाँ पर जाएगा दौड़ करके, 10 बार आएगा, तो कुल मिला के कितने पद बन जाएंगे इस एपी में, 10 पद बन जाएंगे, यानी 10 आलू उठाना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर 10। अब आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, यस n ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि जो कुल दूरी उसने तय की, पहले आलू को उठाने में, दूसरे आलू को उठाने में, तीसरे आलू को उठाने में, जो उसने दूरी तय की उन सभी दूरी को जोड़ देंगे, बस उसने जितनी दूरी तय की होगी निकल आएगा। तो पहली बार में उसने 10 मीटर दूरी तय की, दूसरी बार आलू को उठाने में 16 मीटर, तीसरे आलू को उठाने में 22 मीटर, ऐसे ऐसे 10 आलू उसने उठाया। तो जितनी दूरियां उसने तय की बारी बारी से उन सबको जोड़ देंगे। उन सबको कैसे जोड़ेंगे, किसी एपी में पदों को कैसे जोड़ते हैं, SN के द्वारा, SN के फार्मूले से। तो SN बराबर क्या होता है, एपी में पदों, सभी पदों के योग को क्या कहते हैं, SN। तो SN बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ये फार्मूला ही होता है कि n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN बराबर हो जाएगा n/2, n का मान कितना है, n का मान है 10, तो लिख दीजिए 10 बड़ा ब्रैकेट शुरू, क्या हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 10, यानी 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20 प्लस n-1, n का मान कितना है 10, 10 में से 1 घटा दीजिए 9, d का मान कितना है 6, तो लिख दीजिए 6, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SN बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट शुरू 20 प्लस 9 छक 54, ये हो गया। तो ये SN बराबर हो जाएगा 5 बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 20 और 54 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74। अब क्या करना है, 74 5 का गुणा करना है, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह प्रकट हो जाएगा। SN बराबर 5 गुणे 74, ये ब्रैकेट जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह प्रकट हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा SN बराबर 5 गुणे 74, तो 5 चौक 20 के शून्य, यहाँ से लाएँ 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी प्रत्येक प्रतियोगी को 10 आलू उठाने के लिए इस तरह से यदि वो जाता आलू उठाने तो जो दूरी दी गई है इसके अकॉर्डिंग उसको कुल मिलाकर के 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।